नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ऑपरेशन अखल के दौरान एक आतंकवादी ढेर, 2 जवान भी शहीद। पिछले 9 दिनों से जारी है मुठभेड़। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में वायुसेना का बचाव अभियान जारी। आज सुबह 88 नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति। हवाई यातायात भी प्रभावित, 90 उड़ानें लेट, 4 रद्द। आज दिन भर के लिए रेड अलर्ट। देश का रक्षा उत्पादन पहुंचा रिकॉर्ड स्तर पर। 2024-25 में 1,50,590 करोड़ रुपए के पार। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि। और देश भर में भाई बहन के स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन का उल्लास। भाई ले रहे हैं बहनों की रक्षा का प्रण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। आइए सभी समाचारों को विस्तार से जानते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल के जंगल में आज 9वें दिन भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। कल रात अखल वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई भीषण गोलीबारी में 4 जवान घायल हो गए, जिनमें से 2 जवानों ने दम तोड़ दिया। शहीद होने वाले जवानों के नाम लांस नायक प्रीतपाल सिंह और जवान हरमिंदर सिंह है। भारतीय सेना ने जवानों की शहादत पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सेना शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। सेना ने कहा है कि अभियान अभी भी जारी है। गौरतलब है कि 1 अगस्त से कुलगाम के अखल घने जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहा है। पिछले 9 दिनों में 2 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें से एक के स्थानीय होने का संदेह है। अब तक इस ऑपरेशन में घायल सेना के 9 जवानों में से 2 जवान शहीद हो चुके हैं। वहीं 7 जवानों का इलाज श्रीनगर के सेना के अस्पताल में जारी है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी इस ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अखल के जंगलों में सघन तलाशी और कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण में है। उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी के धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र में आज 5वें दिन प्रभावित क्षेत्रों में फंसे यात्रियों और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू के लिए अभियान जारी है। इसमें बड़ी संख्या में राहत कर्मियों के साथ हवाई सेवा, तकनीक और उपकरणों की मदद ली जा रही है। आज सुबह 9 बजे तक 88 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि UCADA सिविल उड़ान शटल विमानों का परिचालन शुरू हो गया है। सुबह से ही 4 विमान उड़ान भर रहे हैं। यूकाडा के हेलीकॉप्टर्स की ओर से रिजर्वेशन बेड़े के साथ काम किया जा रहा है। आज सुबह कुल 88 यात्री को रेस्क्यू कर लिया गया। पिछले 2 दिन में 729 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हर्षिल से मातुली 51 और मातुली से हर्षिल 23 यात्रियों के अलावा खाद्य सामग्री पहुंचाई गई है। सेना के जवान पूरी रात लिमचीगाढ़ में बैली ब्रिज बनाने के काम में जुटे हुए हैं। एक चिनूक हेलीकॉप्टर ने जॉली ग्रांट से जेनसेट लेकर उड़ान भरी। दूसरा चिनूक जनरेटर लेकर धरासू से हर्षिल के लिए उड़ा है। रेस्क्यू अभियान को गति देने और रेस्क्यू अभियान के लिए जरूरी लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए 3 चीता हेलीकॉप्टर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं। चिनूक से 2 जनरेटर हर्षिल पहुंचाए गए हैं। एक GPR, 2 मेटल डिटेक्टर और सेना के जवानों को लेकर 3 हेलीकॉप्टर्स ने हर्षिल के लिए जॉली ग्रांट से उड़ान भरी। वायुसेना की और यूकाडा की उनके थ्रू कई जो हमारे यात्री बचे हुए थे उनको निकाल लिया गया है और साथ ही बहुत भारी संख्या में सप्लाईज, राशंस और सारी जो आवश्यक सामग्री है वो पहुंचा दी गई है। हर्षिल और धराली पर जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी तेज़ी पकड़ ली है। सारी टीम्स जो वहाँ NDRF की, इंडियन आर्मी की, ITBP की, उत्तराखंड पुलिस की, SDRF की, ये सभी टीम्स अब राहत बचाव कार्य में पूरी तेज़ी से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और इधर जो चॉपर से इवैक्यूएशन के ऑपरेशंस हैं वो भी लगभग अब जो बाहर के यात्री हैं उनको निकाल लिया गया है। आज जितने भी शेष वहाँ यात्री बचेंगे
उनको भी और जो बाकी लोग हैं लोकल्स उनको निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पूरी मशीनरी, पूरी ताकत उत्तराखंड शासन प्रशासन की इस राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। धराली, गंगोत्री और हर्षिल में फंसे हुए महाराष्ट्र के सभी लोग सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन खुद मातली उत्तराखंड में मौजूद हैं। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह से एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे यहां भेजा है। महाराष्ट्र के 90% लोग सुरक्षित निकल गए हैं, बाकी भी जल्द वहां से निकाल लिए जाएंगे। महाराष्ट्र के आपदा मंत्री गिरीश महाजन जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए थे, दराली, गंगोत्री और वहाँ फंस गए थे। अभी क्या स्थिति है उनकी? अभी स्थिति सामान्य हो चुकी है। हमारे बहुत सारे लोग, 200 के ऊपर लोग उस एरिया में थे, घराली में थे, गंगोत्री के पास में थे और वहाँ उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था उनके घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से। तो सभी लोग चिंतित थे। तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी ने मुझे कहा कि आपको तुरंत वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे भेजा। मैं 3 दिन से यहीं पे हूँ, पूरा ध्यान रखे हूँ, सभी संपर्क में हूँ और करीब करीब 90% लोग हमारे कांटेक्ट में है और जो यहाँ पर थे 200 लोग, उसमें से करीब करीब 90-80% लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं, जिनको हमने चॉपर के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, ये सब लोग देहरादून एयरपोर्ट पे भी पहुँच चुके हैं, हरिद्वार भी पहुँच चुके हैं और सब लोग सेफ है। कोई महाराष्ट्र से आए हुए जो यात्री थे उनसे कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई हताहत नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है। और यहाँ का विशेष रूप से मुझे कहना पड़ेगा कि यहाँ का प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ का प्रशासन या विशेष रूप से सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, इन्होंने इतना अच्छा सहयोग किया है कि हमारे लोग तो तारीफ करते करते बिल्कुल थक गए। क्योंकि इतना अच्छा पोलाइटली, इतना सहयोग मेरे ख्याल से उनको कहीं देखने नहीं मिला आज तक। इतना अच्छा सहयोग किया है और हमारे सब महाराष्ट्र के लोग बहुत सेफ है। अच्छा, दूसरा आप बताएं कि 90% लोग जो महाराष्ट्र के हैं वो आपके टच में, क्या उन सभी से बात हो गई और जो 10% लोग हैं वो सुरक्षित हैं? बिल्कुल सभी सुरक्षित है। 90% लोग, 80% लोग रवाना हो चुके हैं। अब जो भी है वो अलग अलग एयरबेस पे है, वो अभी निकल जाएंगे। मुझे लगता है दोपहर तक, 4 बजे तक यहाँ पे महाराष्ट्र का कोई नहीं बचेगा। और कुछ लोग आज सुबह केदारनाथ के लिए भी निकल गए, आगे निकल गए हैं। करीब 45 लोग हम कहते हमें आगे जाना है तो यात्रा के लिए निकल भी गए और नहीं मान रहे थे तो केदारनाथ के लिए निकल गए। अच्छा, आप मुंबई से यहाँ पर पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या आपको बोल के यहाँ पर भेजा है कि भाई महाराष्ट्र के लोग फंसे हुए हैं, आप जाइए तुरंत? बिल्कुल, मैं तो आपदा मिनिस्टर भी हूँ, तो मेरे पास पद अभी आया, लेकिन मैं जब भी महाराष्ट्र में कुछ होता है या बाहर कुछ होता है तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है हमेशा। आप देख लीजिए, कश्मीर में भी हुआ पहलगाम में, तब दूसरे दिन सुबह में पहलगाम में था, श्रीनगर में था। केरला में जब बाढ़ आई थी तब भी 10 दिन में वहीं पे 100 डॉक्टर की टीम लेकर गया था, पूरा मेडिसिन लेके गया था, पूरा एयरफोर्स के 3 फ्लाइट लेके गया था। तो ये जिम्मेदारी ज़्यादातर मेरे पास ही होती है महाराष्ट्र में। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आपदा मंत्री गिरीश महाजन जी, जो बता रहे थे कि महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग आए थे, 90% लोग सुरक्षित हैं, अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मातली। उत्तरकाशी जिले में शुक्रवार सुबह जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज दिन भर अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। शाम और रात के समय कुछ क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। मौसम विभाग द्वारा आज सुबह जारी चेतावनी के अनुसार अगले 6 घंटे के दौरान क्षेत्र में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कई जगह हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। हालांकि फिलहाल कोई भारी वर्षा की चेतावनी नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों और यात्रा करने वाले लोगों के लिए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित पोंग डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे ब्यास नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में जलभराव का खतरा बढ़ गया है। शुक्रवार रात से शनिवार तक डैम से करीब 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि बीते 3 दिनों से औसतन 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते जलस्तर बढ़ने पर जल छोड़ने की मात्रा बढ़ाई गई है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों को ब्यास नदी से दूर रहने की चेतावनी दी है। साथ ही कांगड़ा जिले से लेकर पंजाब के सीमावर्ती होशियारपुर तक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
कुल्लू के आनी में भी भारी भूस्खलन की वजह से एक बार फिर हालात बिगड़ने लगे हैं। आनी उपमंडल के रघुपुर में नाले में भारी फ्लैश फ्लड के चलते नाले के दोनों तरफ की पहाड़ियों में भूस्खलन भी हुआ, जिससे इस क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो गई है। हालांकि जल शक्ति विभाग के कर्मचारी पेयजल आपूर्ति को बहाल करने में लगे हुए हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा लोगों से नदी नालों से दूर रहने की भी अपील की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते शिमला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 5 का सफर एक बार फिर मुश्किलों भरा हो गया है। शुक्रवार शाम सोलन के आगे चक्की मोड़ पर एक भारी भरकम चट्टान कार पर गिर गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और हाईवे का एक हिस्सा बंद हो गया। हादसे में किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन एक तरफ का रास्ता बंद होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। जानकारी के अनुसार पिछले 4 दिनों में इस क्षेत्र में 4 बार चट्टानें गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे हाईवे बार बार अवरुद्ध होता रहा है। वहीं दिल्ली की बात करें तो आज सुबह से ही दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है। खराब मौसम के कारण लगभग 90 फ्लाइट लेट हो गई हैं, जबकि 4 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश के कारण शास्त्री भवन, आरकेपुरम, मोतीबाग और किदवई नगर जैसे प्रमुख इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई, जिससे आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बिजली और गरज के साथ बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है। देश का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,50,590 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ये आंकड़े पिछले वित्त वर्ष के 1.27 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 18% की मजबूती वृद्धि दर्शाता है और वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 90% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्शाते हैं, जब यह आंकड़ा 79,071 करोड़ रुपए था। भारतीय रेल ने त्योहारी भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए एक नई राउंड ट्रिप पैकेज फॉर फेस्टिवल रश योजना लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत जो यात्री अपनी आने जाने के टिकट एक साथ बुक करेंगे, उन्हें वापसी यात्रा के किराए में बस फेयर पर 20% की छूट मिलेगी। ये योजना 14 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है। आगे की यात्रा 13 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच और वापसी यात्रा 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच होनी चाहिए। दोनों टिकट एक ही यात्री, एक ही क्लास और एक स्टेशन जोड़ी के लिए होंगे। केवल कंफर्म टिकट पर ही छूट मिलेगी। ये सुविधा सभी ट्रेनों, विशेष ट्रेनों सहित उपलब्ध होगी, लेकिन फ्लैक्सी फेयर वाली ट्रेनों में नहीं होगी। इस योजना में टिकट का रिफंड, संशोधन या अन्य रियायतें जैसे पास, वाउचर आदि मान्य नहीं होंगे। बुकिंग केवल एक ही माध्यम से करनी होगी, या तो ऑनलाइन या फिर स्टेशन आरक्षण काउंटर से। रेल मंत्रालय ने सभी जोनों को इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक यात्री इसका लाभ उठा सकें। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची में कोई भी योग्य मतदाता छूटने ना पाए और कोई भी अयोग्य मतदाता जुड़ने ना पाए। 1 अगस्त को जारी की गई बिहार की प्रारूप मतदाता सूची में कोई भी त्रुटि दूर करने के लिए आयोग ने लोगों, राजनीतिक दलों से उनके दावे और आपत्ति दर्ज मांगे हैं। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं किया है। दावा या आपत्ति की अवधि के 9 दिन हो चुके हैं। 1 अगस्त दोपहर 3 बजे से आज सुबह 9 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल से प्राप्त दावे और आपत्तियां अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। साधारण मतदाताओं ने भी 7,252 दावे या आपत्तियां दर्ज कराए हैं, जिनमें योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ने और अयोग्य नाम हटाने की मांग की गई है। इनका भी निस्तारण अभी नहीं हुआ है। 43,123 नए मतदाताओं ने फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म जमा किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक का दौरा करेंगे, जहां वो बेंगलुरु में विकास की कई योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें खास है 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और नई नम्मा येलो लाइन मेट्रो। बेंगलुरु से देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की एक खास रिपोर्ट। देश की रेल सफर में एक और ऐतिहासिक कदम। 10 अगस्त 2025 को मिलने जा रही हैं 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली वंदे भारत ट्रेन बेलगावी से क्रांतिवीर संगोली रायण बेंगलुरु के बीच चलेगी, जो बेंगलुरु, तुमकुरू, हासन, चिक्कमगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ और बेलगावी जैसे जिलों को तेज रफ्तार से जोड़ेगी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अजनी, नागपुर से पुणे के बीच शुरू होगी, जिससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर और पुणे के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरी वंदे भारत ट्रेन अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी, जो अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, जम्मू और रियासी के यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव दिलाएगी। वंदे भारत है, ये हमारा फ्यूचर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रहेगा इंटरसिटी ट्रैवल के लिए, जो आम आदमी की को दृष्टि में रखते हुए जो अमृत भारत ट्रेन है उसकी भी लॉन्च हो रही है। हम लोग वंदे भारत स्लीपर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ये धीमे धीमे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोडक्ट हो जाएंगे और 2030 तक लगभग जो वंदे भारत के प्रोडक्शन है वो उसमें काफी इजाफा होगा। वहीं देश को 3 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात के बाद बेंगलुरु के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी एक और बड़ी सौगात देंगे, यानी नम्मा मेट्रो की येलो लाइन की। इस 19.15 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर पर हर 25 मिनट में 3 चालक रहित ट्रेनें चलेंगी। यह कॉरिडोर दक्षिणी बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी होते हुए आरवी रोड को बोम्मा संद्रा से जोड़ेगा, जिसमें 16 स्टेशन होंगे। इस नई येलो लाइन के शुरू होने से दक्षिण बेंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और लोगों को विश्व स्तरीय आरामदायक यात्रा का आनंद। साथ ही सबसे बड़ी बात, लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बेंगलुरु में पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन के बाद अब इस तीसरे येलो लाइन मेट्रो की भी शुरुआत करेंगे, जो यहाँ के लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाएगा और रागीगुडा से लेकर इंफोसिस तक का विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव भी कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली रेल और मेट्रो से बेंगलुरु में विकास को और गति मिलेगी। कर्नाटक में चलने वाली यह 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में वंदे भारत ट्रेन 144 सेवाओं के जरिए 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुकी है, जो अब 150 तक पहुंच जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 200 और वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने का है। निश्चित ही ये कहना गलत नहीं होगा कि बेंगलुरु से बेलगावी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन और नई येलो मेट्रो लाइन यात्रा समय को तो कम करेंगी ही, साथ ही यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का भी अनुभव कराएगी। अभिषेक सिंह, DD न्यूज, बेंगलुरु। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ पर सुरेंद्रनगर जिले के चोटिला में भारत गौरव तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम हर घर तिरंगा और नारी वंदना उत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय कवि जवीरचंद मेघानी की जन्मभूमि चोटिला में आयोजित हुआ।
ये यात्रा स्वतंत्रता संग्राम वीर सेनानियों और शहीदों के लिए समर्पित था, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों, शिक्षकों, नागरिकों और अधिकारियों ने भाग लिया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई संपन्न हुई। इस यात्रा में 200 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। हर घर तिरंगा का भागरूप आज एक अनोखा कार्यक्रम हमारे चोटीला तहसील में आज सेलिब्रेशन हुआ। उस कार्यक्रम में प्रथम से हमारा जो राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी का जो जन्म स्थान है, वहाँ से हमने तिरंगा की यात्रा निकाली और उसमें हमारे जो शाला के जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट और हमारे तहसीलदार, पुलिस स्टाफ और यहाँ के जो राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी के जो सब ट्रस्टी है और लाइब्रेरी के जब स्टाफ है वो और चोटीला के नगरवासियों ने पार्टिसिपेट किया और एक संदेश दिया जाएगा कि हम सब भारतीय एक ही है। यहाँ पे आज हमें तिरंगा यात्रा निकाली थी। हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि हमारे विद्यार्थियों ने भाग लिया था एडेंसा में और हमें 100 फुट का झंडा बाहर कढ़ाया था और बहुत मज़ा आया हमें। और हम सब ने भी पार्टिसिपेट लिया था और हमें पूरे चोटीला गांव में हमें नारा लगाया था, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। वहीं दीव जिले के 3 ग्राम पंचायतों द्वारा हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। इस अभियान के अंतर्गत स्वच्छता, सफाई और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने का भी संदेश दिया गया। इस दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पंचायत क्षेत्र का निरीक्षण किया, जिसमें तीनों ग्राम पंचायतों के सरपंच, सदस्य और ग्रामीण उपस्थित थे। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हर पंचायतों में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसके अंतर्गत आज हर घर जल और हर घर स्वच्छता के अंतर्गत लोगों को हमने अवेयरनेस किया और उनके अनुसंधान से आज हमने प्रतिज्ञा ली कि हर घर जल और हर गांव स्वच्छ रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। हर घर तिरंगा का यात्रा का जो तारीख 2 से 15 तारीख तक जो हर कार्यक्रम हमने एक आयोजित किया हुआ है हमारी पंचायत की ओर से। इसमें एक शपथ विधि का भी अभी जो स्वच्छ अभियान के बारे में शपथ विधि भी लिया और आगे का 2 तारीख का कार्यक्रम है हमारा तिरंगा यात्रा का और वृक्षारोपण का भी है और सफाई अभियान का भी रखा हुआ है तीन पंचायत के ओर से। तो मैं ये बातें सब लोगों के सामने लोगों को बताया कि ये स्वच्छ अभियान के बारे में सभी लोगों को बताया और इसमें आपको पूरे दिल से और सहयोग करना चाहिए। आज विश्व संस्कृत दिवस है। हर वर्ष श्रावणी पूर्णिमा तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताह देश विदेश में कवि गोष्ठी, संस्कृत प्रतियोगिता, संस्कृत यात्रा आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संस्कृत के महत्व पर आधारित देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचन, अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। ज्ञान संपन्न, कर्ण प्रिय ध्वनि से युक्त और जनमानस को पवित्र करने वाली देववाणी रूप में प्रतिष्ठित संस्कृत भाषा सहस्र वर्षों से अपनी वैज्ञानिकता और सभ्यता संस्कृति के कारण आज भी अपने श्रेष्ठ स्थान को स्थापित किए हुए है। इस भाषा के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान दिखाने के लिए और इसके अध्ययन, उपयोग, संरक्षण इत्यादि की भावना के उत्साह के लिए प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है, ये हमारी प्रगति और पहचान की भाषा भी। विविध प्रकार के शैक्षणिक कार्यों के शुभारंभ के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि ऋषियों मुनियों द्वारा शिक्षण सत्र के रूप में स्वीकृत है।
कई ज्ञात भाषाओं की जननी यह संस्कृत भाषा अपनी वैभव संपन्नता के कारण आज संपूर्ण जगत में देदीप्यमान है। आज विदेश के कई संस्थान और विश्वविद्यालय रुचिपूर्वक संस्कृत को अपने पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किए हुए हैं। संस्कृत भाषा अपने कई नाम रूपांतरों में यथा इंडोलॉजी, प्राच्य विद्या, संस्कृत अध्ययन विभाग इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई, लेकिन हमारी संस्कृत आज भी उतनी ही अक्षुण्ण, उतनी ही अटल है। संस्कृत की महिमा से प्रभावित काल और क्रम के अनुसार विश्व के कई स्थानों में विश्व संस्कृत सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। संस्कृत के महात्म्य को व्याख्यायित करना एक दिवस में संभव नहीं है, तथापि इसकी प्रतिष्ठा को संपूर्ण संसार के समक्ष रखने का उद्देश्य यह है कि अभी भी यह भाषा अपनी विशिष्टता के कारण भाषाविदों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञान के लिए अनुसंधेय है। हजारों सालों से पुरातन यह भाषा आज भी अपनी चमत्कारिक भाषागत शक्तियों के कारण लोगों को आश्चर्यचकित करती आई है। भाषा के प्रति सम्मान करने और इसकी विद्वत्पूर्ण साहित्यिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम संस्कृत दिवस है। आज इस भाषा की व्यापकता न केवल पूजा पाठ इत्यादि तक सीमित है, बल्कि भारत के कई प्रतिष्ठित स्थानों और विदेशों में भी इसकी प्रासंगिकता सर्वसिद्ध है। संस्कृत दिवस का यह उद्देश्य है कि यह भाषा ऐसे ही निरंतर अपनी सार्वभौमिकता को सिद्ध करते हुए जनमन को पुण्य और आह्लादित करती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज हम श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मना रहे हैं। संस्कृत ज्ञान और अभिव्यक्ति का एक शाश्वत स्रोत है। इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। ये दिन दुनिया भर में संस्कृत सीखने और उसे लोकप्रिय बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करने का सुअवसर है। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा स्क्रिप्टेड सस्पेंस थ्रिलर फ्रॉड है जिसमें आप किरदार नहीं होते बल्कि शिकार होते हैं। एक अनजान कॉल, एक फर्जी आरोप और फिर डर का ऐसा जाल बुना जाता है कि इंसान अपनी सारी जमा पूंजी खुद ठगों के हवाले कर देता है। हर अनजान कॉल पर सतर्क रहिए, क्योंकि ये खेल अब सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों से भी भारतीयों को निशाना बना रहा है और डर दिखाकर लोगों से ठगी कर रहा है। जो भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में जो भी डिजिटल एविडेंसेस आ रहे हैं, उससे ये तो प्रतीत होता है कि सारा का सारा फ्रॉड कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और दुबई जैसे कई देश और शहरों के थ्रू चल रहा है, जहां पर ऑर्गेनाइज्ड कॉल सेंटर्स हैं जो कि बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से ये सारे के सारे कॉल सेंटर्स को ऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ एक मिथ जरूर जुड़ी है कि हमारे फ़ोन जो हैं वो हैक हो जाते हैं या फिर कुछ और एक काफ़ी हाई इंटेलिजेंस का फ्रॉड है या स्कैमस्टर्स हैं वो कर पा रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स हैं वो सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कर रहे हैं कि आपकी भावनाओं के साथ खेल के, और बेसिकली 3 भावनाएं हैं, डर, लालच और बेवकूफ़ी। इन तीनों का ही इस्तेमाल करके आपके साथ ठगी कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं एक अनजान कॉल आपकी पूरी दुनिया पलट सकती है? डिजिटल अरेस्ट ये सिर्फ एक साइबर फ्रॉड नहीं बल्कि एक साजिश है जो बिना किसी हिचक के आपको अपना शिकार बना सकती है। कैसे होता है ये साइबर ठगी का खेल? कैसे बचें डिजिटल अरेस्ट से और खुद को रखें सावधान? जानिए इस जाल के हर हिस्से को। देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात डिजिटल अरेस्ट की। बताएंगे आपको कैसे ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम्स को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने आपको कहाँ पर लेकर गए? वो मैंगो पार्क में लेके गए, जहाँ पे कॉलिंग होती थी डिजिटल अरेस्ट। तो वहाँ पर बॉस लोग कौन थे? चाइनीज थे। आप कैसे बात करते थे उनसे? ट्रांसलेटर के द्वारा, जो पाकिस्तानी थे।
साइबर क्रिमिनल्स हैं वो सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कर रहे हैं। बेसिकली 3 भावनाएं हैं, डर, लालच और बेवकूफ़ी। देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ध्यान रखें, जब फहराएं